नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल। बच्चों, वर्ग और वर्गमूल आप पढ़ चुके हैं वर्ग के बारे में। तो वर्ग क्या होता है आपने पढ़ा है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ये चार भुजाएं और ये चारों बराबर लंबाई की होती है, उसे हम वर्ग कहते हैं। अब यदि आपको भुजा की लंबाई दी गई है 4 और पूछा गया है वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप क्या करते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या निकालते हैं? भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, यही करते हैं। तो यदि भुजा की लंबाई 4 दी गई है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुणा 4। क्लियर है? ये सही है? यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। अब 4 इंटू 4 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर या 4 का वर्ग, और इसका उत्तर आएगा 16। तो ये जो 4 के ऊपर जो आपने घात लगाई है 2, 4 स्क्वायर, किसको लिखा है? 4 इंटू 4 को। तो यही है संख्या का वर्ग। तो आपको यहाँ पर ये आकृति के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ हम पढ़ेंगे किसी भी दी गई संख्या का वर्ग। तो ये जैसे 4 है तो 4 का वर्ग, 5 है तो 5 का स्क्वायर, 6 है तो 6 का स्क्वायर या 6 का वर्ग। ये चीज़ हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, यदि एक प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, जैसे ये 4 गुणा 4 16 हुआ, तो 16 को आपने लिखा है 4 स्क्वायर, तो किसी प्राकृत संख्या को आपने व्यक्त किया है n स्क्वायर, जहाँ n भी क्या है? एक प्राकृत संख्या ही है। तो इस संख्या को क्या बोलोगे आप? वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या। तो पहला टॉपिक है अपना वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसको n स्क्वायर के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, वह क्या कहलाती है? वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए, एक का वर्ग निकालना है तो आप क्या करेंगे? 1 गुणा 1। तो 1 गुणा 1 क्या प्राप्त हुआ? 1। दूसरा देखो, 2 का वर्ग निकालना है तो क्या करोगे? 2 गुणा 2। 2 गुणा 2 कितना होता है? 2 का स्क्वायर बराबर 4। 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 गुणा 3 कितना प्राप्त हो गया? 9। 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 गुणा 4 कितना प्राप्त हो गया? 16। 5 का वर्ग निकालना है तो क्या करोगे? 5 गुणा 5, 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का वर्ग निकालना है तो 6 गुणा 6 36। 7 का वर्ग निकालना है तो 7 गुणा 7, और इसको प्रदर्शित करोगे 7 स्क्वायर बराबर 49। फिर 8 का निकालना है तो 8 स्क्वायर, 8 गुणा 8 64। 9 का निकालना है तो 9 गुणा 9, 9 स्क्वायर बराबर 81। 10 का वर्ग निकालना है तो 10 गुणा 10, 10 स्क्वायर बराबर 100। तो ये 1 से 10 तक के वर्ग लिखे गए हैं जो आपको याद भी होने चाहिए। तो अब ये सब जो प्राप्त हुई है इनको क्या बोलेंगे? वर्ग संख्याएं या पूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है। अब देखिए, पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक देखते हैं। इसका इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो, वही संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। इसके अलावा क्या बच गया आपके पास? 2, 3, 4 वाली क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 वाली भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 6 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 2, 3, 7, 8 दिख रहा है इकाई अंक पर? नहीं है। तो 2, 3, 7, 8 ये जिन संख्याओं के इकाई अंक वाले स्थान पे आएगा, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। कैसे? देखिए, 1, 6, 7, 8 क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आपको संख्या का सिर्फ इकाई अंक देखना है। ये देखा, इकाई अंक 8 आ रहा है। तो 8 आ रहा है, इसका मतलब जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 आता है वह पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। तो 8 आ गया, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी।
1 से 100 तक में पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। ये सारी संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब क्या 65 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या कौन सी है? 1 से 100 तक में ये सारी संख्याएं क्या हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब देखिए, हम पढ़ेंगे अब वर्ग संख्याओं के कुछ गुणधर्म। तो आपको ये सबसे पहले तो 1 से 20 तक के वर्ग दिए गए हैं, जो कि आपको 20 तक के वर्ग सबको याद होने चाहिए। तो ये सब आपको याद करने हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ये भी देखे थे। अब आगे देखिए, 11 का वर्ग 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ से वही चीज़ देखो कि ये संख्याएं कौन से अंक पर समाप्त हो रही है, या इन संख्याओं का इकाई अंक क्या है। तो हमने देखा इसका इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5, फिर 6, 9, 4 रिपीट हो रहे हैं, 1, 0, 1, 4, 6, 9, 5, 6, 9, 4, 1, 0। तो हमने यहाँ से देखा किसी भी संख्या का या किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 है? नहीं। 3 है? नहीं। 7 है? देखिए 7, नहीं। 8 किसी भी संख्या का इकाई अंक है? 8, नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। तो कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग होती है? जो कहाँ पे समाप्त हो? या तो 0 या 1 या 4 या 5 या 6 या 9 पर समाप्त हो। तो ये गुणधर्म आपको याद रखने हैं कि जो संख्या 2, 3, 7, 8 पर समाप्त होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इस पर आधारित प्रश्न आएंगे जो आप इजीली हल कर पाएंगे, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर हुआ ये वाला गुणधर्म? नेक्स्ट गुणधर्म देखिए। देखिए, अंक दिए हैं और उनका वर्ग लिखा गया है। अंक क्या है? 1, 1 का वर्ग 1, 9, 9 गुणा 9 81, 11 गुणा 11 121, 19 गुणा 19 361, 21 गुणा 21 करेंगे तो आ रहा है 441। तो ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 1 या 9 आ रहा है उनका वर्ग कहाँ समाप्त होता है, या वर्ग का इकाई अंक क्या होता है? 1। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक पर 1 या 9 है उनका वर्ग 1 पर समाप्त होगा। क्लियर? तो क्या लिखा है? एक संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 आता है तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में क्या आएगा? 1 आता है। और आप ये भी समझ सकते हैं, कोई आपको संख्या दी गई है 4, 5, 6, 9। अब पूछ लिया आपसे कि इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, तो आप वर्ग निकालने के लिए क्या ये गुणा करेंगे इतनी लंबी संख्या का? नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है? सिर्फ अंतिम अंक का वर्ग करके देख लीजिए। 9 का वर्ग क्या होता है आपको याद है? 81 होता है। तो 81 का इकाई अंक क्या है? 1। तो इस संख्या का जो वर्ग करोगे उसका इकाई अंक भी क्या प्राप्त होगा? 1। क्लियर? तो यहाँ यही बताया गया है कि यदि संख्या के अंत में 1 या 9 आता है तो उसके वर्ग के अंत में 1 आएगा। क्लियर? दूसरा देखिए गुणधर्म, इसमें दिया है आपको अंक 4, 6, 14, 16। तो इसके वर्ग में क्या प्राप्त होता है? 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 14 का वर्ग 196 और 16 का वर्ग 256। तो आप यहाँ देखते हैं कि वर्ग किसी भी संख्या के अंत में यदि 4 या 6 आ रहा है उनके वर्ग के अंत में हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। ये कैसे देख सकते हैं? कोई भी संख्या है जैसे 46, तो आपको क्या देखना है? ओनली लास्ट वाला डिजिट। ये अगर 6 है तो 6 का वर्ग करोगे 36, तो इसका अंत अगर 6 पे है तो
46 का वर्ग करोगे उसका अंत भी किस पे होगा, 6 पे होगा। यही चीज़ इसमें बताई गई है। क्लियर। तो ये क्या लिखा है, जब कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है तो वह जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। आपको यदि कोई भी वर्ग संख्या दी गई है जिसका अंत 6 पर हो रहा है तो वो किस संख्या का वर्ग होगी, जिसका अंत 4 या 6 पे होता है। क्लियर। आगे देखिए, अब यहाँ पर अंक दिए गए हैं, 10 का वर्ग 100, 20 का वर्ग 400, 80 का वर्ग 6400, 100 का वर्ग 10,000, 200 का वर्ग 40,000, 700 का वर्ग 4,90,000। क्लियर। अब आप देखिए, यहाँ एक ज़ीरो था तो वर्ग में हो गए 2 ज़ीरो, यहाँ एक ज़ीरो था वर्ग में हो गए 2 ज़ीरो, यहाँ एक ज़ीरो वर्ग में 2 ज़ीरो, यहाँ 2 ज़ीरो वर्ग में कितने हो गए 4, यहाँ 2 तो यहाँ 4 ज़ीरो, यहाँ 2 ज़ीरो तो यहाँ 4 ज़ीरो प्राप्त हुए। क्लियर है। तो क्या लिखा है, एक संख्या के अंत में शून्यों की संख्या 2, 3, 4 डैश डैश होने पर उनके वर्गों के अंत में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, दुगुनी। अर्थात क्रमशः 2 है तो 4 हो जाएगी, 3 है तो 6, 4 है तो 8 हो जाती है। ये क्यों हो जाती है, देखिए 100 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, तो 1 के पीछे कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 4। गुणा करना है तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, दुगुनी। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। अगला देखिए क्या दिया है, सम संख्याओं के वर्ग, सम संख्याएं एवं विषम संख्याओं के वर्ग विषम संख्याएं प्राप्त होती है। जैसे अभी बताया आपने 44 का वर्ग, 4 का वर्ग, क्या करेंगे, क्या बोला था अभी, अंतिम अंक देखना है आपको, अंतिम अंक है यहाँ 4, इसका वर्ग कर लीजिए, 4 चौक 16, तो इस 44 का जो वर्ग है वो अंत कहाँ पर होगा, 6 पर। तो ये अगर सम है तो वर्ग संख्या भी सम प्राप्त होगी। 41 है तो आपको क्या करना है, अंतिम संख्या का वर्ग, 1 का वर्ग 1, तो इस 41 का वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक कितना होगा, 1, और एक अंक इकाई अंक 1 है, मतलब वह संख्या कौन सी होगी, विषम। तो विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या प्राप्त होती है। क्लियर ये वाला पॉइंट। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, क्या दिया गया है देखिए, n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। देखिए इसको समझते हैं, n विषम प्राकृत संख्या है, विषम और प्राकृत, विषम मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारी संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। और प्राकृत तो है ही, प्राकृत संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 से शुरू होती है प्राकृत संख्याएं, और विषम संख्याएं लेनी है तो कौन सी हो गई, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है। अब आपको यदि बोल दिया जाए 6 विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, 6 मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनका आपको योग पूछा है, और आपको पूछा है ऐसे जोड़ना नहीं है कि आप इसको 11 में 9 जोड़ोगे फिर 7 जोड़ो फिर 5, ये नहीं करना, आपको सूत्र की सहायता से n विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र है n स्क्वायर। यह संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा n स्क्वायर या 6 स्क्वायर। कितना होता है 6 का स्क्वायर, 6 गुणा 6 36, तो इसका उत्तर आएगा 36। क्लियर। तो दूसरा देख लीजिए, अगर ये 6 है, अब 1, 3, 5, 7, इनका योग करना है तो 1, 2, 3, 4, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर 16। करके देख लो, 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16। तो ये सूत्र है कि n विषम प्राकृत संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, इस पर आधारित प्रश्न आएंगे। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कुल संख्याएं। अब 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होंगी,
वो ज्ञात करना है। क्रमागत वर्ग संख्या क्या है? जैसे अभी आपने पढ़ा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो दो क्रमागत वर्ग संख्या है, जैसे 9 और 16 एक के बाद एक ही आ रही है ना, तो ये दोनों क्रमागत वर्ग संख्याएं हैं। 9 और 16 के बीच कितनी संख्याएं आएंगी? तो देखिए 9 के बाद क्या आता है? 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो 9 और 16 के बीच की संख्याएं कौन सी हो गई? 10, 11, 12, 13, 14 और 15। क्लियर? तो ये तो अभी छोटा है इसलिए आपने ऐसे निकाल के देख लिया कि कितनी संख्याएं हैं। अगर संख्याओं के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा है तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसके लिए भी सूत्र है। यदि n स्क्वायर वो n+1 स्क्वायर क्रमागत वर्ग संख्याएं हैं, तब इनके बीच कुल संख्याएं कितनी होगी? 2n वर्ग संख्याएं होगी। 9 क्या है? 3 का वर्ग और 16 क्या है? 4 का वर्ग। ठीक है, तो ये n यहाँ पर हुआ 3, तो 4 को क्या लिखोगे आप? n+1 का स्क्वायर, ये हो गया n का स्क्वायर। तो इनके बीच कुल संख्याएं हो जाएंगी 2n। n का मान 3 है तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। तो देखिए 6 है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं प्राप्त हो रही है। तो आपको दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच संख्याएं कितनी हैं वो ज्ञात करनी है। तो क्या सूत्र है? 2n। क्रमागत वर्ग संख्याएं कौन सी है? n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर, और इनके बीच कुल संख्याएं हो जाएंगी 2n। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? तो इस पे आधारित भी आपके प्रश्न आएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न। क्लियर? देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? अब आपको संख्याएं दिए और पूछा गया है कि इनके वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो अब इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो आपको ये नहीं करना ये 99880 इंटू 99880 करके आप इसका वर्ग निकालो और फिर उसका इकाई अंक क्या है वो बताएं। ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है? इनके इकाई अंक देखने हैं। जो संख्याएं दी गई है इसके इकाई पर क्या अंक है और उसका वर्ग करना है। जैसे यहाँ पर 6 है इसके इकाई पर, तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36। इस 36 का इकाई अंक क्या है? 6। तो इस संख्या का इकाई अंक भी क्या होगा? 6 प्राप्त होगा। क्लियर? क्या करना है समझ में आया? तो देखिए इसका हल। पहली संख्या आपको दी गई है 81। संख्या के वर्ग के इकाई अंक, जो संख्या का वर्ग करेंगे उसके इकाई अंक क्या प्राप्त होंगे? 1। कारण इसका इकाई अंक 1 है तो 1 × 1 कितना होता है? 1। 272 लास्ट अंक कितना है? 2। 2 × 2 प्राप्त होता है 4, इसलिए वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर भी 4 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 799 लास्ट डिजिट है 9, तो 9 × 9 = 81। तो 81 का इकाई अंक क्या है? 1। तो इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक भी क्या प्राप्त होगा? 1। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। 3853 इकाई अंक है 3, तो वर्ग का जो इसका वर्ग प्राप्त होगा उसका इकाई अंक होगा 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना है? 9, तो प्राप्त होगा 9। यहाँ प्राप्त है, यहाँ है 4, तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16, तो वर्ग का इकाई अंक होगा 6। क्लियर? तो आपको क्या करना है? सिर्फ लास्ट डिजिट का आपको वर्ग करना है और उसका इकाई अंक लिख देना है। वो क्या हो जाएगा? इन संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक। आगे देखिए 8 का स्क्वायर किया तो 64, 64 का इकाई अंक होता है 4, इसलिए इसके वर्ग के अंत में आएगा 4। आगे यहाँ है 0 × 0 क्या होता है? 0, इसलिए इसके वर्ग के अंत में आएगा 0। आगे वाली संख्या के इकाई स्थान पर है 6, तो 6 × 6 करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 36। 36 के इकाई स्थान पर क्या है? इकाई अंक पर क्या है? 6, इसलिए इसके वर्ग पर भी, वर्ग के इकाई स्थान पर भी कितना प्राप्त होगा? 6। लास्ट देखिए 5 × 5 कितना होता है? 25, तो इसका इकाई अंक है 5,
तो इस पूरी संख्या के वर्ग के इकाई स्थान पर आएगा 5। क्लियर हुआ ये वाला प्रश्न कैसे करना है? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। ये जो संख्याएं हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण आपको देना है। तो देखते हैं संख्याएं क्या दी गई है। 1057 तो पूर्ण वर्ग है या नहीं है, आपको क्या देखना है उसके अंदर, उसका सिर्फ इकाई अंक पर 7, 3, 8, 2। तो हमने क्या पढ़ा था, इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 आते हैं, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इनके इकाई स्थान देखिए 7, 3, 8, 2, तो ये सब इसमें से ही है। 7, 3, 2, 8, तो ये इसलिए इकाई स्थान पर इनके 7, 3, 8, 2 आने पर ये क्या होंगी, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। अब 0 आने पर तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, परंतु 0 की शून्यों की आपको संख्या गिननी पड़ेगी। कितनी संख्या है देखिए, 1, 2, 3 शून्य है। 3 शून्य आते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। अभी हमने पढ़ा किसी संख्या के अंत में 1 शून्य है तो उसके वर्ग करने पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 शून्य होते हैं तो 4 हो जाती है। 3 शून्य होने पर कितने हो जाते हैं, शून्यों की संख्या दुगुनी हो जाती है, अभी हमने पढ़ा। तो हमेशा शून्यों की संख्या क्या होगी, सम। यहाँ पर शून्य विषम संख्या में है, 3 है, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पर भी वही चीज़ है, 3 शून्य है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहाँ 1 शून्य है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके अंत में 2 है, 2 आने पर भी वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। क्लियर? तो कैसे लिखना है इसको देखिए, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती जिनमें इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 होता है। जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। शून्यों की संख्या हमेशा सम होनी चाहिए, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो देखिए क्या लिखना है आपको पहले प्रश्न में। पहले में क्या दिया गया है, 1057। तो क्योंकि दी गई संख्या 1057 7 पर समाप्त होती है, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। दूसरे में क्या लिखा है, 2, 3, 4, 5, 3, इसका अंत 3 पर है, 3 पर समाप्त होती है, अतः यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अगला देखिए, 8 पर समाप्त होती है, इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यहाँ ये 2 पर समाप्त है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसमें 3 0 है, विषम संख्या में 0 है, इसलिए भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो क्या लिखा है, एक विषम संख्या 0 पर समाप्त होती है, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्लियर? आगे देखिए, ये 2 पर समाप्त है इसलिए नहीं, यहाँ विषम संख्या में 0 है इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यहाँ भी विषम संख्या में 0 है, अतः यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये लिखने का तरीका होगा आपका। क्लियर? आगे प्रश्न नंबर 3। देखिए तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। इसे कैसे हल करेंगे, आप पढ़ चुके हैं, सम संख्या का वर्ग सम संख्या प्राप्त होती है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या प्राप्त होती है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो दी गई संख्या है वह सम है या विषम है। तो देखिए ये संख्या 1 पर समाप्त है, इसका मतलब ये विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। तो क्या लिखेंगे, दी गई संख्या 4, 3, 1 विषम है, अतः इसका वर्ग विषम संख्या होगी। तो आपको सिर्फ संख्या देखनी है, सम है या विषम है। ये संख्या 6 पे समाप्त है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गई, सम संख्या। सम संख्या के अंत में क्या होता है, 2, 4, 6, 8। तो ऐसी संख्या 0, ये संख्याएं होती है सम संख्याएं। तो ये 6 पे समाप्त हो रही है, इसका मतलब सम संख्या है, तो इसका वर्ग भी क्या होगा, सम संख्या प्राप्त होगी। इसका वर्ग भी क्या होगा, सम संख्या प्राप्त होगी। दूसरा,
यहाँ 9 पे समाप्त है। 9 क्या होती है? विषम संख्या। तो ये जो दी गई संख्या है वो विषम है, इसका मतलब इसका जो वर्ग प्राप्त होगा वह भी एक विषम संख्या प्राप्त होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। ये कौन सी संख्या है? 4 पे समाप्त हो रही है, मतलब सम संख्या है, तो इसका वर्ग भी क्या प्राप्त होगा आपको? सम संख्या प्राप्त, अतः इसका वर्ग भी सम संख्या प्राप्त होगा। क्लियर? आगे देखिए प्रश्न नंबर चौथा प्रश्न क्या दिया गया है? निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। देखिए क्या दिया गया है? 11 का स्क्वायर 121, फिर दिया है 101 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10201। ये एक पैटर्न बन गया है। ये पैटर्न आपको समझना है और रिक्त स्थान भरने हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 1 आए तो यहाँ बीच में आ गया 2, फिर 1 और 1 के बीच में 2 शून्य है, तो 2 के बाद इधर भी 2 शून्य, इधर भी 2 शून्य। अब 1 और 1 के बीच में कितने शून्य है? देखिए 1 2 3 4 शून्य है, तो 1 और 2 के बीच में कितने शून्य आएंगे? 4। 1 2 3 4, इधर भी 4, 1 2 3 और ये 4। आगे देखिए 1 और 1 के बीच में कितने शून्य है? 3 और 3 6 शून्य है, तो क्या हो जाएगा? इधर तो 1 आएगा, इधर 1 आएगा, बीच में 2 आएगा, और बीच में कितने शून्य आएंगे? ये जब 4 होते हैं 4 आते हैं, 2 होते हैं तो 2 आते हैं, तो यहाँ 6 है, तो बीच में कितने शून्य आएंगे? 1 और 2 के 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर? पैटर्न समझ में आया? तो हल क्या हो जाएगा? ये हल भी आपने समझ लिया। 1 2 3 4 है तो बीच में कितने शून्य लगा दिए? 4, और ये जो संख्या है उसमें 6 शून्य है, तो 1 और 2 के बीच में कितने शून्य आ गए? 6, इधर भी 6। ये हल समझ में आया? क्लियर? कैसे किया इस पैटर्न का हल? तो चलते हैं अगले सवाल पर। 5वां सवाल देखिए क्या दिया गया है 5वें सवाल में। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। वापस ये प्रतिरूप दिया है, इसको आपको देखना है, समझना है और रिक्त स्थान भरने हैं। तो देखते हैं 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 1020, 10101 का स्क्वायर होता है 10203, 0201। तो यहाँ कितनी बार 1 है? 1 2 3, तो आपको यहाँ 3 तक जाना है। अब यहाँ पर कितने 1 है? देखिए 1 2 3 4, 4 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 तक गए। अब वापस से 4 के बाद क्या आता है? वापस आएगा 3 0 2 0 और 1। क्लियर हुआ? तो क्या उत्तर लिख दिया? 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर वापस 3 0 2 0 1। 4 1 है तो 4 तक जाना है। अब यहाँ पर देखिए 5 तक दे रखा है, तो कितनी बार 1 आएंगे? यहाँ 5 बार। तो क्या हो जाएगा? 1 0 1 0 1 0, कितने हो गए? 1 2 3 और 4, तो एक बार और आएगा, ये हो गए 5। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, 5 बार 1 आ गए, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप? ये गलत है, इसकी जगह आएगा 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और इसका स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। क्लियर हुआ कैसे करना है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6। देखिए क्या दिया गया है। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। यहाँ पर भी पैटर्न समझना है और जो नहीं पता है उनको पता करना है। तो देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर आपको दिया गया है 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर दिया गया है 7 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर दिया गया है 13 स्क्वायर। कुछ पैटर्न बन रहा है। देखिए 1 गुणा 2 करा तो यहाँ 2 मिल गया, 2 गुणा 3 किया तो यहाँ 6 मिल गया, 3 गुणा 4 किया तो 4 तिया 12 मिल गया, और 12 के बाद यहाँ 13 का वर्ग है, यहाँ 6 है तो यहाँ 7 का वर्ग है, यहाँ 2 है तो यहाँ
3 का वर्ग है। पैटर्न समझ में आ गया? तो रिक्त स्थान देखिए क्या दिया है, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा 5 गुणा 4, 5 चौक 20 का स्क्वायर, और उसका अगला 21 का स्क्वायर यहाँ आ गया। क्लियर हुआ? अगला देखिए 5 स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा, 5 छंग 30 होते हैं ना, तो यहाँ इसलिए 6 आएगा। क्यों आया? या 30 में 5 का डिवाइड करके देख लो क्या आता है, 5 छंग 30, तो 5 गुणा 6 करेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, और 30 के बाद 31 का स्क्वायर। क्लियर? 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7 गुणा 6, 7 छंग 42, तो यहाँ आ जाएगा 42 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा अगला अंक। 42 के बाद क्या आता है, 43 का स्क्वायर। तो उत्तर क्या हुआ, 20 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 42 स्क्वायर और इधर 43 स्क्वायर। तो उत्तर हो गया 5 चौक 20 स्क्वायर, 5 छंग 30 स्क्वायर, 7 छंग 42 स्क्वायर। क्लियर? समझ में आया ये कैसे किया? और इधर 43 स्क्वायर, 42 है तो इसके बाद यहाँ 43 स्क्वायर। समझ में आया? पैटर्न देखना है और आपको समझना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या दिया गया है, योग संक्रिया किए बिना योगफल आपको ज्ञात करना है। अभी हमने पढ़ा था n क्रमागत n विषम प्राकृत संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। तो ये देखिए 1, 3, 5, 7, 9, तो आपको क्या करना है, इसमें कितनी संख्याएं वह काउंट करना है। कितनी है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, 5 का स्क्वायर, n का स्क्वायर पढ़ा था ना, तो n कितना है यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो पहली 5 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और ये हम जानते हैं कितना होता है, 25। अगला प्रश्न देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद 9 और ये 10 विषम संख्याओं का योग। पहली से स्टार्ट करना है, ये 1 से स्टार्ट होगा तब ये वाला सूत्र लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 10 है तो 10 का स्क्वायर, तो पहली 10 विषम संख्याओं का योग हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। ये प्रश्न समझ में आया? तो सूत्र आपको याद रखना है, n विषम प्राकृत संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। क्लियर? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न इसमें भी ये दिया है, देखिए इसी का तीसरा पार्ट दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर, और 12 स्क्वायर कितना होता है, 144, आप जानते ही हैं। तो इजी हुआ ना, आपको ऐसे प्लस करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे n स्क्वायर। क्लियर? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न देखिए, 8वें प्रश्न में क्या दिया गया है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। ठीक है, 49 के इसका वर्ग होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। और शुरू कहाँ से करोगे आप, 1 से करोगे, तो क्या हो जाएगा, 1 के बाद आता है 3, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और फिर 13। कितनी संख्याएं होनी चाहिए, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आपने 49 को क्या लिख दिया, 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में। ये नहीं करना कि यहाँ 7 पे आप बंद कर दो, तो आपको क्या करना है, 7 संख्याएं होनी चाहिए, इनका योग करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में आपने प्रदर्शित किया 49 को। अगला प्रश्न है, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में प्रदर्शित करिए। तो फिर से आप 1 से शुरू करेंगे और संख्याएं काउंट करते रहेंगे, 1 के बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, और कितनी संख्याएं लिखेंगे, 11 विषम संख्याओं के। 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, तो काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये क्या लिख दिया हमने, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में। क्लियर हुआ ये वाला प्रश्न? तो चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। देखिए 9 में क्या, 9वें प्रश्न में क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो ये भी हमने पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं हमने,
कि दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच संख्याएं कितनी होती है? 2n। देखा था ना, n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? 2n। क्लियर? तो यहाँ संख्या दी है जैसे 12 और ये 13, तो आपको क्या बताना है? 12 स्क्वायर और 12 प्लस 1 मतलब 13 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? तो 2n। 2 गुणा n की जगह यहाँ क्या है? 12, तो 12 दूनी 24 संख्याएं होंगी। समझ में आया कैसे करना है? तो देखिए इसके हल कैसे करेंगे आप। आपको पूछा है 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं होंगी, तो सूत्र है 2n। तो 2 गुणा n की जगह कितना है? 12, तो 12 दूनी 24। सेम इसी तरह 25, 26 को आप क्या लिख सकते हैं? 25 प्लस 1, तो n का मान यहाँ कितना है? 25। तो 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं होंगी? 2n, n की जगह 25, तो 2 गुणा 25 कितना आ गया? 50 संख्याएं होंगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 99 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं होंगी? तो क्या करना होगा आपको? 99 मतलब n स्क्वायर और 100 n प्लस 1 स्क्वायर, तो n कितना है यहाँ? 99, तो बीच की संख्याएं हो जाएंगी 2n, तो 2 इंटू n की जगह 99, तो 99 गुणा 2 होता है 198 संख्याएं होंगी। क्लियर हुआ? तो उम्मीद करती हूँ ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।